अब हम वीडियो नंबर 1 बना रहे हैं वेव ऑप्टिक्स की। तो ये वेव ऑप्टिक्स का जो कंसेप्ट दिया था सबसे पहले हाइगन ने दिया था। हाइगन ने कहा था लाइट इज़ अ वेव। वेव का मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसने कहा वेव इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को शॉर्ट में वेव बोलते हैं। इससे पहले न्यूटन ने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी, और उसने कहा था कि जो लाइट है वो बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी है, और उन टाइनी पार्टिकल्स को उसने कॉर्पस्कुलर बताया था। और उस वक्त जब उसने ये बताया था तो पूरे यूनिवर्स के अंदर एक मीडियम माना गया था ईथर, क्योंकि उस टाइम मैकेनिकल वेव होती थी, और मैकेनिकल वेव के अंदर जो मीडियम है वो बहुत ज़रूरी होता है। मैकेनिकल वेव उसी कहते हैं जो मीडियम के अंदर चले, वैक्यूम में नहीं। तो उन्होंने कहा था जहाँ वैक्यूम है वहाँ भी ईथर, वहाँ पर मटेरियल अवेलेबल है। तो उसने पार्टिकल नेचर बताया था न्यूटन ने। लेकिन अगर आप पार्टिकल नेचर मानते हैं तो फिर जितने भी कंसेप्ट्स हैं जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब हम नहीं समझा सकते। उसके लिए हमें मानना है कि लाइट इज़ अ वेव। तो वेव का मतलब वेव फ्रंट। जैसे समझिए एक पॉन्ड है, तालाब है, और उसमें एक छोटा सा आपने पत्थर डाल दिया बीच में, तो यहाँ से वेव प्रोड्यूस होगी ऑल डायरेक्शंस के अंदर, और इस तरह से मान लेते हैं वेव है। ये वेव प्रोड्यूस हो रही है, इस तरह से है। ये इसे कहते हैं क्रस्ट। जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसे कहते हैं क्रस्ट। अब ये पॉइंट यहाँ से मान लीजिए किस डिस्टेंस पर है, तो ये पॉइंट भी यहाँ से उसी डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट भी यहाँ से उसी डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट भी यहाँ से उसी डिस्टेंस पर है। तो ये सारे सेम फेज के पॉइंट्स हैं। जब भी आप कहीं वेव प्रोड्यूस करेंगे तो या तो पार्टिकल और या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेट करेगी, ऐसे ऑसिलेट करती है। तो ये मीन पोजीशन होती है जहाँ से ऑसिलेशन करना है। फिर ये 90 डिग्री होता है, इसे क्रस्ट कहते हैं। फिर वापस मीन पोजीशन पे आ जाएगी, इस तरह से फिर वापस नीचे चली जाएगी, वो ट्रफ हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगी। तो इस तरह से क्रस्ट और ट्रफ प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब सारे क्रस्टों को मैं मिला दूँ तो सारे क्रस्टों का फेस कितना है, 90 डिग्री। और जिनका फेस सेम है उन सारे पॉइंट्स को अगर मिला दें तो उस शेप को हम कहते हैं वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेम फेज। सेम फेज के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको अगर मिला दोगे तो उसे हम कहेंगे वेव फ्रंट। ये हाइगन ने प्रिंसिपल अपना दिया था। तो हाइगन फर्स्ट प्रिंसिपल है कि ऑल पॉइंट्स हुज आर इन सेम फेज, अगर आप उन सबको मिला देते हैं तो उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। तो उसने वेव फ्रंट का कंसेप्ट दिया था। फिर उसने इसमें एडिशनल ये कहा कि कोई भी वेव प्रोड्यूस हो रही है, उस वेव का हर पॉइंट एक नया लाइट सोर्स है। मान लीजिए यहाँ आपने बल्ब जलाया, ये वेव प्रोड्यूस हो गई ऑल डायरेक्शंस में। तो ये पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स, ये छोटे छोटे बल्ब बन गए। ये छोटे छोटे बल्ब हैं सारे। वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक छोटा छोटा लाइट्स का सोर्स है। और जैसे लाइट यहाँ से निकली है ऐसे इन पार्टिकल से भी वैसे उसी तरह से बाहर निकलेगी। तो इन पॉइंट्स को, जो वेव फ्रंट के पॉइंट्स हैं, जिन्हें आप वेवलेट्स कहते हैं, वेवलेट्स। वेवलेट्स आर लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ, सॉरी, वेव फ्रंट्स आर अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट। वेव फ्रंट क्या है, वेवलेट्स क्या है, कोई भी वेव फ्रंट हर पॉइंट पर वेवलेट प्रोड्यूस करता है। जैसे ये वेव है, मतलब ये वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स को मिला दिया, ये वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नया लाइट सोर्स है। और जैसे यहाँ से लाइट निकली थी वहाँ से भी लाइट निकलेगी। तो यहाँ से मैं इसको लाइट सोर्स मानता हूँ, तो इसके चारों तरफ मैंने ये बना लिया, लाइट चारों डायरेक्शन में जा रही है, बैकवर्ड के अलावा। अगर आप वेवलेट से लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बैकवर्ड के अलावा चारों डायरेक्शंस में लाइट जाती है। ऐसे इसको मैंने मान लिया, तो ये एक लाइट इस तरह से प्रोड्यूस, यहाँ से यहाँ भी लाइट जा रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे आपने
वेवलेट्स को स्प्रेड आउट कर दिया, तो ये जो शेप आई है इस पे अगर हम टेंजेंट डालें, जिसे एनवलप कहते हैं, एनवलप, टॉप पॉइंट को मिला लें, तो एक नया वेव फ्रंट बन गया ये। इसे कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नया लाइट सोर्स होता है, और जैसे लाइट पहले प्रोड्यूस हुई है, इन पॉइंट से भी लाइट प्रोड्यूस होती है, और उन पर अगर हम टेंजेंट डालें तो उस टेंजेंट को, उस एनवलप को हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लो आपके पास कोई भी पार्टिकल है, छोटा सा इरेजर, एक बार देख लेते हैं इरेजर कहीं होगा। मान लीजिए ये आपका लाइट का सोर्स है और मुझे इससे लाइट आगे खिसकानी है, तो लाइट रे फॉर्म में नहीं जाती है, वेव फ्रंट की फॉर्म में जाती है। तो हमने क्या किया, इसको अपने मुट्ठी में बंद कर लिया, तो वो बल्ब अंदर है, इस बल्ब इस वेवलेट के अंदर है। अब इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नया लाइट सोर्स है, उससे आगे लाइट कैसे जाएगी, इसके ऊपर और हमने बना दिया, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया। इसकी हेल्प से तीसरा बनाना है, एक और इस पर लगा दिया। तो इस तरह से वेव फ्रंट्स की फॉर्म में लाइट आगे बढ़ती है। और लाइट कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है। देखिए यहाँ ये पॉइंट आपने लिया, यहाँ से लाइट कहाँ जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, और बैकवर्ड नहीं जाएगी। बस बैकवर्ड वेव फ्रंट्स पॉसिबल नहीं है। इस वेव फ्रंट का अगला वेव फ्रंट बनाना है, तो इस तरह से लाइट कर दिया आपने, और ये एक आपने अपनी तरफ से वेव फ्रंट बना लिया, इस लाइट सोर्स का वेव फ्रंट बना लिया, और इन सारे वेव फ्रंट्स के टॉप पॉइंट्स को हम मिला दें तो उसे एनवलप कहते हैं, और इस एनवलप को ही हम सेकेंडरी वेव फ्रंट्स कहते हैं। तो ये कंसेप्ट हमें हाइगन ने दिया था। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चैप्टर है वो लगभग पूरा हाइगन के बेस पे है, कि हाइगन ने जो कंसेप्ट दिए थे उसके बेस पे आप इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब समझा सकते हैं। देखिए ये सारे पॉइंट वेवलेट हैं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये वेवलेट्स हैं, और इनसे लाइट आगे बढ़ रही है। तो प्राइमरी वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नया लाइट का सोर्स होता है। एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, दैट सोर्स ऑफ लाइट इज नोन एज वेवलेट्स, एंड दोज वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस। और फिर टेंजेंट करके हम इस तरह निकाल सकते हैं इसे। देखिए टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट अब डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप के वेव फ्रंट्स हो सकते हैं। अगर आपके पास एक पॉइंट लाइट सोर्स है तो उससे हमें सर्कुलर वेव फ्रंट्स फाइंड होते हैं, या यो कह दीजिए स्फेरिकल वेव फ्रंट्स मिलते हैं, क्योंकि ऑल डायरेक्शन में तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होते हैं पॉइंट लाइट सोर्स से। अगर आपके पास लाइट सोर्स लीनियर है तो इससे लाइट यहाँ जाएगी, इससे लाइट यहाँ जाएगी, ऑल डायरेक्शन में जाएगी, और यहाँ सब पे टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स मिलेगा हमें। और अगर लाइट सोर्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, लाइक सन, तो सन को अगर हमने पॉइंट माना तो इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, लेकिन वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जब अर्थ पे आते हैं तो इतना बड़ा वाला वेव फ्रंट बनता है कि उसका छोटा सा लेंथ का हिस्सा हम प्लेन वेव फ्रंट मानते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स, प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट में है इफ लाइट सोर्स इज हैविंग लार्ज डिस्टेंस, if light source is having large distance, then small part of spherical wavefronts can be considered as a plane wavefront. जब लाइट सोर्स बहुत दूर होगा तो स्फेरिकल वेवफ्रंट्स का छोटा सा पार्ट हम प्लेन वेवफ्रंट मानते हैं। तो तीन टाइप के हो गए, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन। अब देखिए मान लीजिए आपके पास एक प्लेन वेवफ्रंट है, प्लेन वेवफ्रंट है, और इस प्लेन वेव फ्रंट से हमें नया वेव फ्रंट चाहिए। तो इस वेव फ्रंट के हर पॉइंट को आप सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे, जिन्हें वेवलेट्स कहते हैं। इन वेवलेट्स से ऑल डायरेक्शंस में लाइट ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, ऑल डायरेक्शंस में लाइट जा रही है यहाँ। तो इन सब पे टेंजेंट ड्रॉन करेंगे, एनवलप ड्रॉन करेंगे, तो ये हमारा नया वेव फ्रंट मिल गया। ये प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गया।
तो अगर किसी वेव फ्रंट से नया वेव फ्रंट चाहिए तो इसी कंसेप्ट से हम सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझाना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करा दिया। मान लीजिए इस तरह का प्लेन वेव फ्रंट है, वो इंसिडेंट हो रहा है, सन से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। ये पॉलिश सरफेस है, प्लेन मिरर है, यहाँ नॉर्मल बनाया, ये जो एंगल है उसी एंगल से ये वापस निकल जाएगी, ऐसे यहाँ से भी वापस निकल जाएगी। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है। अब आपने क्या किया, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला 90 डिग्री। ये जो 90 डिग्री डाला है इसको बोलेंगे इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, ए बी, क्योंकि लाइट इस पे ऐसे आ रही है तो पहले ए पॉइंट पे टकराएगी, फिर मतलब ए और बी पे एक साथ लाइट पहुंच रही है। ए और बी सन से इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट हैं। इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट्स का मतलब जैसे लाइट पहुंचेगी यहाँ पर ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये ऑसिलेट करेंगे, तो एक साथ ऑसिलेट करेंगे तो हमेशा सेम फेज में रहेंगे। तो ए बी को हम कहेंगे प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, जितने टाइम में लाइट बी से सी तक पहुँचती है उतने में लाइट में टाइम, मतलब उतने ही टाइम में लाइट ए से डी तक पहुँच जाएगी। भाई ए बी पे एक साथ पहुँची है, ए पे पहले रिफ्लेक्ट हो गई है, बी से सी तक पहुँचेगी उतने में लाइट ए से डी तक पहुँच गई। तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट है, सी डी। ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, वो रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट है। अब आपने ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए दोनों, ये जो दोनों हैं ये बिल्कुल इक्वल ट्रायंगल्स हैं, इक्वल ट्रायंगल्स, मतलब इनमें जरा भी डिफरेंस नहीं है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इनकी सबकी साइड बराबर, इनकी सबकी एंगल बराबर, इनमें बिल्कुल सिमिलर हैं एकदम, तो इनको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है अगर एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल मैं डाल दूं तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, इधर से दिखेंगे एक ही दिखेगा, दो नहीं दिखेंगे। अब देखिए किस बिहाफ पर ये कर रहे हैं, दोनों में ऐसी कॉमन साइड है, ये तो कॉमन साइड हो गई। हम कंडीशन लगा रहे हैं RHS की, इसकी बहुत सारी कंडीशन होती है कॉन्ग्रुएंट की, हम RHS लगा रहे हैं, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो ये AC क्या है, AC जो है ये कॉमन साइड है और 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया, तो ये कॉमन साइड है, ठीक है, RHS। तो H हमारा हो गया। अब R की बात करते हैं, राइट मतलब राइट एंगल। तो देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADA, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADA, ये दोनों 90 डिग्री साफ दिख रहे हैं, ये दोनों 90 डिग्री हैं। और हम मान रहे हैं A से D तक पहुंचने में लाइट उतना ही टाइम ले रही है जितने B से C तक पहुंचने में ले रही है, तो हम कह सकते हैं AD = BC, लाइट ट्रेवल इन सेम मीडियम इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, लाइट ट्रेवल इन सेम मीडियम इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये भी जो है इक्वल साइड हो गई। तो RHS की कंडीशन लग गई, मतलब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव हो गए तो ये जो एंगल है नॉर्मल का इंसिडेंट रे के साथ, ये एंगल I हो गया, ये पूरा 90 डिग्री है तो ये 90 - I हो गया। ये वर्टिकल, ये ओरिजेंटल, ये पूरा 90 है तो 90 में से 90 - I को माइनस करेंगे तो I बच गया। ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये R है रिफ्लेक्टिंग एंगल, ये पूरा 90 डिग्री है तो ये एंगल 90 - R बच गया। और ये मिला के पूरा 90 है तो 90 में से 90 - R करेंगे तो ये R बच गया।
अब इक्वल एंगल के सामने वाली साइड तो वैसे ही इक्वल होती है, कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो चुके हैं। इसका मतलब एंगल आई एंगल आर के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों सेम साइड के सामने वाले एंगल हैं। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो गया, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और सेकंड, ये हम क्लियरली देख रहे हैं कि सारा स्ट्रक्चर बोर्ड में बना है और बोर्ड एक प्लेन है। तो सेकंड लॉ होता है इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। तो ये स्टेटमेंट लिखना है हमको कि सेकंड लॉ भी प्रूव है, क्योंकि इट इज़ क्लियरली विजिबल दैट इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। तो इस बिहाफ पे हम इसे कह सकते हैं।